पाक भारत जंग हुई है, ये टल गया खतरा इसका कि इसका खतरा भी बरकरार? ये मैं बता दूं, इसका जब बस एक थोड़ा सा टाइम स्पैन है। सैयद आसिम मुनीर को क्या देख रही हैं फील्ड मार्शल के बाद? पाकिस्तानी फौज का रोल क्या देख रही हैं? 2022 में मेरे पास डाटा आया 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ का। एक अपोजिशन, उनकी जमात अपोजिशन में और हुकूमत में है। हुकूमत को क्या खतरा है अपोजिशन से? बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क में 3 लोगों का कामरान सियासी सितारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सदारती निज़ाम अगर आएगा तो वो सदर मुद्दत पूरी कर सकेगा। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। आरिफ अलवी 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत होते हैं, वज़ीर आज़म बेचारे जेल में बैठे। इमरान खान साहब की डील होगी? मैं तो ये भी कह चुकी हूँ, मुझे तो लगता है इनके अपने लोग ही नहीं निकलवाना चाहते। उसकी वजह है उनकी वकालत चल रही है। खान साहब कोई ना कोई बोंगी अंदर से भेज ही देते हैं। खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनते तो नहीं नजर आ रहे आप? वो टाइम निकल गया। तो रहाई कब तक मुमकिन है? एक आदमी जिंदगी में 2 बार शेरवानी पहनता है, एक शादी की और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। खान साहब को दोनों शेरवानी नहीं सूट कर रही, ये कैसे हो गया? शादी रास नहीं। बातें तो ये आई ना कि वो उनकी ईमेल चेक करती थी और फिर वो मसला तो हुआ, तो कह रही फिर वो जहाज में गई, खान साहब ने डाइवोर्स के मैसेजेस कर दिए। वही तो कह रही हूँ ना, वो शादी रास नहीं है। बुशरा बीबी वो तो बड़ी दीनदार है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक। आप कह सकते हैं कामरान, सच बताइए, माइक की कसम सच बताइए। इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी। मैं तो बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि देखें पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मुस्तकबिल क्या है उनका? आप देखती हैं आगे सॉलिड होती जाएंगी। बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनते, मिड जून तक का टाइम था। बिलावल मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फ क्यों नहीं उठाया वजीर आजम का? पार्टी भी इक़्तिदार में आ गई, कुर्सी शहबाज शरीफ साहब सर किस्मत में नहीं थी। अपनी शादी का नहीं सोचा? अल्लाह माफी दे, क्योंकि मैरिज हाउस खान साहब की तरह जब भी करूंगी तो वो मार ही खाऊंगी। जब समझ लगी कि नहीं रहा सा खाना, तो फिर अपने काम से रेजोल्यूशन किया कि हाँ, माँ के जाने के बाद से ना माँ थी तो लगता था कि बस कामरान सारी दुनिया साथ है, ताकत साथ है। वो ज्यादती कर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान निरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज हमने अपने पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत को मदऊ कर रखा है जो ज़िंदगी के हर शोबे पर खुलकर बात करती हैं। वो बताती हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर अमल करके आगे बढ़ा जा सकता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं, और कौन सा ऐसा फार्मूला है जिस पर अमल करते हुए तरक्की की राह को छुआ जा सकता है। और आज हमारे साथ माहिर इल्म नुजूम सामिया खान साहिबा मौजूद होंगी। सामिया खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं वैसे आपके बड़े पॉडकास्ट में कर चुकी हूँ। जी चलें, आज मेरे साथ भी आपका पॉडकास्ट है। मेरे लिए मेरा पहला इंटरेक्शन है, लेकिन हर बारी वैसे मेजबान नहीं मिलते रहे मुझे, लेकिन हमने GNN के लिए मैंने खासा काम किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी अपनी इज्जत अफजाई है आपके चैनल पे आना। अच्छा मैम, सबसे पहले आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो मैं ऑन एयर ही उस पर बात करना चाहता हूँ। हम ताज़ियत का इज़हार करते हैं, अफसोस का इज़हार करते हैं, मेरी तरफ से, मेरी GNN की टीम की तरफ से, GNN फैमिली की तरफ से। तो आप यकीनन हालत कर्ब में रही, हालत गम में हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी वालिदा के लिए? आपको याद होगा ना, मैं यही कहती थी कि मेरे में भी बोलने की ताकत नहीं है, तो अभी अगर आप चाहेंगे कि मैं रो पड़ूं तो फिर मैं शो नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि एक्चुअली मेरा उनके अलावा तो और कोई सहारा था नहीं। अब मैं उन पे या वो मेरे पे डिपेंडेड होती थी, तो उनके जाने से वो प्रैक्टिकली लगता है ना कि कमर टूट गई, तो वो सचमुच कमर टूट गई है माँ के जाने से जी। तो वो कोई ना कोई बीमारी अटैक कर देती है, फिर एनर्जी नहीं रहती बोलने की, लोग नाराज़ हो रहे हैं कि इतनी सामिया मगरूर होगी, ये टाइम नहीं दे रही। वाह खुदा, मैं मगरूर नहीं हुई, बल्कि अच्छा कि आपने मौका दे दिया। मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजर बरादरी ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी हमें ताज़ियत, मुझे होश ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं मेरे पैरों के नीचे ज़मीन है या सर पे आसमान है। मुझे ऐसे लग रहा है बस मैं वो एक रोबोटिक सी मेरी मूवमेंट्स हैं। लेकिन क्योंकि छोटी ईद पे तो मैं किसी का शो नहीं कर सकी थी, 29वें रोज़े अल्लाह ताला ने मेरी माँ को अपनी आगोश में ले लिया और अपने पास ले गए उनको। और जो है माँ सारी ज़िंदगी ईदें नहीं मना सकूँगी मैं, तो वो अब इस ईद पे ज़ाहिर है मीडिया से आप इतना छुप नहीं सकते। तो मैं हालांकि सोचा हुआ था कामरान कि जब अम्मी
चली जाएंगी दुनिया से तो मैं नहीं करूँगी पेशगोइयाँ, मैं नहीं जाऊँगी टीवी पे। अपना काम तो करूँगी, जो क्लाइंटल है वो तो अल्लाह ताला रोज़ी रोटी है चलाता रखे, लेकिन मैंने कहा था मैं इंटरनेशनल या नेशनल प्रेडिक्शंस नहीं दूंगी अम्मी के जाने से। मुझे लगता था कि मैं अम्मी को कह के जाती हूँ कि अम्मी आप दुआ कर दीजिएगा, मैं एक इम्पॉर्टेंट शो करने जा रही हूँ, मैं जो कहती हूँ अल्लाह पाक उसकी इज्जत रख लेते हैं, ये मेरा मानना था। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, लेकिन मीडिया से छुप ही नहीं सकते। ज़ाहिर है हमारे, आपको पता है ज़ीशान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और ज़ीशान साहब जब कॉल्स करते हैं, आप पहले कह भी चुकी हैं कि उनको इनकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही ज़ीशान हो गए, फिर आपको भी क्रेडिट जाता है, आपने बहुत चेज़ की है, तो मुझे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन आपको याद होगा मैं बार बार कहती थी मैं फिर बीमार हो गई हूँ एक्चुअली, क्योंकि ज़ीशान साहब की मेरी कोऑर्डिनेशन रहती थी ना कि ज़ाहिर है हमने उनको कोऑर्डिनेट करना है आपको। तो वो बस फिर अभी पहला मैंने शो जो किया वो मैंने अभी 1 मई को बिलाल कुतुब साहब के साथ किया, उनको भी इनकार नहीं किया जा सकता था, तो फिर मैं पेशगोइयों में फंस गई। अब जब मैंने देखा कि जंग शुरू हो गई है तो मैंने कहा या अल्लाह, मैंने सोचा था अम्मी के जाने के बाद नहीं देनी पेशगोइयाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उस प्रोग्राम की भी 99% इज्जत रख ली। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि माँ के साथ दुआएं रुखसत नहीं होती, लेकिन क्योंकि पैगंबर भी परेशान हुए थे, हज़रत मूसा को भी कहा गया था, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। बिल्कुल आपने ठीक बात की। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में मिस लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, आप आइडियल हैं बहुत से लोगों की, लोग अपने परेशानियों को आपसे शेयर करते हैं। जो ट्रोलिंग होती है उसका क्या करें, अब लोगों को लगता है कि जो प्रेडिक्शन सच हो रही हैं, पता नहीं मैं हुकूमत का बंदा हूँ, मैं पता नहीं फ़ौज का बंदा हूँ, मैं अपने इदारों की इज़्ज़त करती हूँ, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मेरा मुल्क मेरे लिए सब कुछ है, जीना मरना यहाँ है। और कहते हैं अपनी मिट्टी से वफा नहीं करोगे तो ये भी कल को अपनी आगोश में आपको जगह नहीं देगी। तो हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, लेकिन वो ट्रोलिंग भी बहुत होती है कामरान। आजकल वो जो पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं उनकी फिर वो चर्चा हो रही हैं, वो वीडियो वायरल्स हो रही हैं, तो वो ये कि ट्रोलिंग हो रही है कि जी इतनी फिर ये भी नहीं सोचते एक औरत है एहतराम में कुछ डिसेंट वर्ड्स लिख दे, बस ये नुकसान जो पाकिस्तान का हुआ था ना, वो असल में ये की बात कर रही हैं कि हर मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी अच्छी लगती है। एक औरत के लिए आप कमेंट्स कर रहे हैं, ज़रा सोच के कर लें। मैं तो पेशगोइयाँ जनरल मुशर्रफ साहब अगेंस्ट भी दी थी, मैंने पेशगोइयाँ नवाज शरीफ साहब के, अब इस पर क्यों नहीं ट्रोलिंग हुई? जब मैंने कहा नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आज़म नहीं बनेंगे, इस पे तो कोई ट्रोलिंग नहीं हुई। मुझे कोई नून लीग ने गालियाँ नहीं दी, मेरी वालिदा की डेथ पे नून लीग का डेलीगेशन घर आके अफसोस करके गए, तो वो मुझसे तो किसी ने गालियाँ नहीं दी। मुझे समझ ही नहीं आती कि ये हमारी तहरीक इंसाफ का कल्चर क्यों ऐसा हो गया है। तो प्लीज़ आप उन्हें समझाइए, एक औरत का एहतराम कर लें कम से कम। अच्छा, आपने नाम लिया तहरीक इंसाफ का, इसका मतलब है उस तरफ से आपकी ट्रोलिंग वो एक्चुअली पेशगोइयाँ ये पूरी हुई ना, ये जो भी जनरल आसिम मुनीर साहब वाली पूरी हो गई, फील्ड मार्शल, हाँ जी, फिर जो जंग वाली पूरी हो गई, जंग का मैंने कहा था, तो वो सारी उस पे नहीं हुआ, ये जो फील्ड मार्शल वो बन गए। अब मैं आज से नहीं कह रही, ये बात मैं 2022 से कह रही हूँ इनके बारे में, जब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, मैं तो आज तक भी नहीं जानती, मैं सिर्फ उनके जायचे को पढ़ती हूँ। बिल्कुल। तो खैर, अच्छा, अब आपकी इल्मी जो दुनिया उस पर बात करते हैं, आपने जायचे का जिक्र किया। सबसे पहले आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना वो बड़ा अच्छा दिया कामरान, क्योंकि मैं अपने बारे में 2009 से मैं प्रैक्टिकल टीवी की दुनिया में आई, और जब मैं टीवी की दुनिया में आई ना तो लोग इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं। मैं तब भी कहती थी कि गैब का इल्म सिर्फ रब की ज़ात के पास है, ये 70 to 75% सिर्फ अंदाजे हैं, और मेरे इतना सा इल्म मेरे पास है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ कि ये ऑड्स हैं, इनसे पीछे हट जाओ, और जो अल्लाह ने ब्लेसिंग्स दी हैं उन पे काम करो, और जो मिल जाए उस पे शुक्र अदा करो। जैसे एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं जिस्म के अंदर के, कोई वायरस जब अटैक करता है तो फिर वो एंटीबॉडीज जो जनरेट हुई होती हैं वो आपको ताकत देती हैं, हाँ जी, आप उनसे डील कर लें। तो आप बेसिकली इस तरह से गाइड करते हैं। मैं यही कहती थी कि देखें, हज़रत अली फरमा गए हैं, हम कौन होते हैं, उन्होंने कहा कि वक्त से पहले नहीं मिलता, नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। तो वो कहानी आ जाके मुकद्दर पे एंड होती है। आप हदीसें मुस्तनद उठा के देखेंगे तो मोमिन की 5 निशानियों में से निशानी है कि जो अपनी किस्मत पे साबिर शाकिर रहे। तो एंड में बात, मुकद्दर भी कुछ चीज़ें अटल हैं कामरान,
कुछ चीज़ों को बदला जा सकता होता है दुआ से। सदकात रद्दे बला है, दुआ मोमिन का हथियार है। अब आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाने का सोच लिया, आपके पास सिर्फ इतना इख्तियार है तदबीर का कि मौसम ख़राब है तो मैं कौन सा मीडियम यूज़ करूँ। ठीक है। लेकिन अगर तकदीर में लिखा है कि मंजिल पे नहीं पहुँचना तो फिर कोई भी फिर हम जितने मर्जी असबाब कर लें, तो अगर ऊपर से हुक्मनामा आ गया तो फिर उससे भागा नहीं जा सकता। किस्मत से है मुफर किसको, ठीक है ना। मतलब मैं खुद ज़िंदगी में मुझे लोग कहते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ कामरान मुझे मेरे फेलियर्स ने यहाँ तक पहुँचाया। बड़ी अच्छी बात है। देखें ये सबसे हाँ ये है अपने आप चीज़ों को ऑन कर लेना। हर बंदा जो है ना वो देखता है कि आप कामयाब हैं तो उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, जी उसका किसी को पता नहीं होता, ना जान रहा होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे मेरे फेलियर्स यहाँ तक लेके आए, कि मेरे फेलियर्स ने मुझे जो है ना वो इस रास्ते की तरफ डाला। और जो है फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठोकर लगती है इंसान को चलते हुए, आपने वहीं पड़े नहीं रहना, आपने उठना है और अपना अगला सफ़र और मोहतात शुरू करना है। सामिया खान साहिबा, आपने जायचे का जिक्र किया कि जायचे बनाए जाते हैं। जायचा एक्चुअली है क्या, इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन बेसिक जो आपको चाहिए होती है उसके बाद आप एनालाइज करती हैं और बताती हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं और ये देखिए कामरान, जैसे जायचा जो है ना वो है ये भी एक हिसाब किताब है और उसमें भी यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने, मैंने तो जो मेरी प्राइवेट कंसल्टेशंस भी होती हैं, मैं मुश्किल से मिलती हूँ लोग, मैं क्योंकि मैं दुकान लगा के नहीं बैठी हुई, मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे पैसों का लालच नहीं है कि मैंने कितने कमाने हैं। मैं 4 लोगों को दिन में मिलती हूँ, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन मिलती हूँ। अच्छा। मेरी 1 आवर कंसल्टेशन होती है क्लाइंट के साथ। मुझे चाहिए होती है आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, वरना मैं आपको चेहरा देख के कामरान नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये वलियों का इल्म है, अल्लाह के नेक लोगों का इल्म है। तो जो रब ने मुझे दिया है कि मैं उस डेट पे जाऊंगी, एफीमेरेसिस मिलते हैं। अब तो पहले तो जब मैंने शुरू किया था तब तो किताबें होती थी और उनको खोल के फुट्टा रख के उसमें से जो है ना वो निकाला जाता था स्टार्स को ग्रीक उसमें जाके। अब आसान हो गया है, डिजिटल दौर हो गया, तो अब हमें उस पर डालते हैं लैपटॉप पे तो पूरी स्टार्स की पोजीशन आ जाती। जब आप पैदा हुए चांद कहाँ था, सूरज कहाँ था, राइजिंग प्लैनेट क्या था, वेनस किस पोजीशन में थी, जुपिटर कैसे था। बस मेरा ये काम है कि मैंने उन्हें ट्रांसलेट करना है अपने अंदाज़ों में। ये जो डेट ऑफ बर्थ आप कह रही हैं, ये अंग्रेजी डेट ऑफ बर्थ है मंथ की या इस्लामी कैलेंडर के हवाले से आप नहीं अंग्रेजी। अच्छा अंग्रेजी, हाँ जी। इस्लामी दिनों के हवाले से भी लोग करते हैं ना, जैसे मेरी अपनी पैदाइश इस्लामी दिन के मुताबिक आ जाके पहुंचेगी तो वही ना, वही। अच्छा हाँ, इस्लामिक भी तो वही पहुंचेंगे ना। मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ इस्लामी दिन मेरा 10 मुहर्रम है और सुबह सहर के वक्त मेरी पैदाइश है, तो 10 मुहर्रम उस दिन कोई डेट तो घर वालों को पता ही होगी। जी 16 सितंबर। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ होगी वही फिर इस्लामी दिन भी आ जाएगा और उसके हिसाब से आप उसको कर लेंगे। ठीक। अच्छा मैम, आपकी जो फील्ड है ना इसमें एक तो बड़ी बोल्ड बात की जाती है और जितना लोग आपको पसंद करते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उतना लोग आप पर तनकीद भी करते हैं। कोई जिसको एक लफ्ज़ चला इस्लामी टच देने की कोशिश करता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ये भी अल्लाह ताला ने एक एजाज़ दिया कि मैं बीइंग पाकिस्तानी, मेरे पे 3 मुल्कों की कोलैबोरेशन से डॉक्यूमेंट्री बनी है, अमेरिका, जापान और टर्की। ठीक है, स्क्रिप्ट बाकायदा अमेरिका से आया, इंडिया की एक जर्नलिस्ट, इतना वो आपस में सोचे चेक करते थे कि एक पेश गोई का मेरे पास सबूत नहीं था। ठीक है, उन्होंने मेरे पे कॉलम भी लिखा, एक उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से कोई है ये, उन्होंने मेरे पे कॉलम भी लिखा और जो है एक पेश गोई का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो मेरी बिगिनिंग के दिन थे, तब से पीटीवी हुआ करता था। 1999 की बात मैं कह रही हूँ। अच्छा। तो तब सिर्फ पीटीवी था, जनरल मुशर्रफ दौर। हाँ जी। तो उस वक्त जो है मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था अपनी प्रेडिक्शन का कि मैंने ये जो है ना, वो अखबार में तो आई, वो अखबार भी छोटा मोटा अखबार था, लेकिन वो मुझे इसलिए मुझे अपनी बिगिनिंग लगती क्योंकि उससे मैंने सियासी पेश गोइयाँ करनी सीखी। तो आप सोचिए कि उनका क्या एजेंडा था उस डॉक्यूमेंट्री का कि एक औरत होके पाकिस्तान जैसे शिद्दत पसंद मुल्क में आप कैसे सरवाइव किए।
तो मैंने एक ही लाइन बोली थी कि नोबडी टू समबडी की जो जर्नी है ये उसी का करम है, उसी की वजह से कोई बात बनी हुई है कि मैं कई पेशगोइयाँ ख़तरनाक करके घर आ जाती थी, मुझे सब डराते थे। मैं क्या अल्लाह मालिक है, क्योंकि मेरी भी तो इंटरोगेशन होती होगी ना कि इसके पास कोई मुखबरी नहीं है, ये जो करती है वो इसके पास अपने इल्म की बेस, मेरा कहीं ना कहीं इम्तिहान तो ले लिया गया होगा। बिल्कुल ठीक है। आप सियासी जमातों की पेशगोई और इदारों की पेशगोई ये तो एक और बात है जी जी। लेकिन अगर हम इसको मजहबी तनाजुर में देखें, उलमा, हमारे यहाँ उलमा के बोर्ड्स हैं जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मटीरियल देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। अब आपका शोबा, उसके बाद आप खातून, फिर आपके पास फेम भी है, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा आपको जानता है, तो उलमा आपको वो अप्रोच करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप गलत कर रही हैं, क्योंकि आपने हदीस का हवाला दिया। तो हदीस कई किस्म की हैं जिसमें उन्होंने कहा गया कि आप इस चीज़ पर यकीन ना करें। और फिर वो जंग नहरवान का वाक़या भी है मौला अली का, कि जब वो एक शख्स आ गया कि आप जंग में ना जाएं, सितारे गर्दिश में हैं, और उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आज हमारे 10 शहीद नहीं होंगे और उनके 10 बचेंगे नहीं। तो फिर देखें उनके पास भी तो इल्म का दरवाजा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन उन्होंने उस वक्त जो नजूमी आया उसकी बात को उन्होंने डिनाई किया। तो मेरा ख्याल है कि उनको जैसे हमारे इल्म में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, जब हम एक ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हम बैठे शो कर रहे होते हैं, कोई ज़ुबान बोल रहा होता है, कोई ज़ुबान बोल रहा होता है, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं होता, इल्मी इख्तलाफ जो है वो तो होता ही है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि उलमा के साथ मैंने कैसे डील किया है, आप यकीन जानिए कि मैं भी, क्योंकि शायद मैं पहली औरत थी पाकिस्तान की जो यूं ज़्यादा नज़र में आ गई, तो मैंने बहुत सारे फोरम्स पे उलमा के साथ काम किया कामरान, अपने इल्म को डिफेंड करने के लिए। बहुत सारे फेमस प्रोग्राम दुनिया टीवी के, दीनो दानिश हो गया, गामदी साहब का शो हो गया, फिर मैं डॉक्टर आमिर लियाकत ने तो मुझे हर फिके के मौलवी के साथ उन्होंने बिठा दिया, उन्होंने तो मुझे बहन बनाया हुआ था, और वो हर बात के छोटे मेरे से पूछा करते थे चीज़ों को। तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे आज तक इल्म पे जब बहुत प्यारी, मुझे गामदी साहब का एक अल्फाज मेरे लिए सनद बन गए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास पेश गोई आप कर रही हैं और उसकी लॉजिक दे रही हैं कि उसकी लॉजिक क्या है सितारों में, तो फिर आप इल्म के रास्ते पे हैं, ठीक है ना, आप अकाउंटेबल नहीं हो सकती। और ये सर्टिफिकेट अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने मेरे, बल्कि घर से मैं जाते हुए डरती भी थी, मुझे मेरे बहन भाई डराते थे फतवे ना लगा लें, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और आपको एक बात बताऊं, बड़े बड़े गद्दी नशीन मेरे पास आते हैं अपने हिसाब के लिए, लेकिन वो बाहर निकल के फतवे भी लगा देते हैं ना, वो जाहिर है आपके पास आए हैं एज क्लाइंट, हाँ ठीक है, तो फिर फतवा लगाना आसान काम है ना। बहुत ये उनके पास ये डिग्री है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि फतवा लगाना बहुत आसान। लेकिन सामिया खान साहब, आप बैलेंस कैसे करती हैं कि देखें, जैसे आपने पहली बात की कि पूरा इल्म अल्लाह ताला के पास है, सच है भी सच। हाँ जी, आपने ये कहा है कि अल्लाह ताला के पास पूरा इल्म है, तो फिर आप कुछ प्रिडिक्शंस करती हैं, हालात, वाक़यात, इंसानी जज्बात, इंसान का क्या हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या कह रही है, वो कितना वेल ग्रूम्ड है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो फिर भी इसको जो उलमा का बोर्ड है या उलमा है वो इसको जायज़ नहीं समझते। अगर आप वन लाइनर उनको जवाब देना चाहें, वो कहते हैं कि जी एक चीज़ जो अपनी ज़ात में गलत है तो आप उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे, तो इस पर आप क्या जवाब दें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए उसमें तो इसको तो मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकती कि यहाँ पे जो 72 फ़िरक़ों में आज तक आपकी नमाज ही का तयन नहीं हो सका, कि आपके वज़ू का तयन नहीं हो सका, तो ये इख्तलाफ तो हम मुसलमानों में रहेगा ही रहेगा ना। बस रब ताला इज़्ज़त महफूज रखें। मेरे पास जो लॉजिक हैं अल्लाह को भी पता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता रब ने नवाजना कैसे है, रब ने आपको आजमाना कैसे है, मुझे सिर्फ अल्लाह ने इतना सा इल्म दिया है कि मैं टाइम फ्रेम निकाल सकती हूँ कि ये टाइम फ्रेम इसको तकलीफ दे के जा सकता है। जैसे आपको याद होगा खान साहब के बारे में द मोस्ट फेमस प्रेडिक्शन रही कि मैंने कहा था जुलाई 2023 से खान साहब एक ऐसे मुश्किल वक्त में फंसने जा रहे हैं जो मुझे आइसोलेशन नज़र आती है। अच्छा, अब उस आइसोलेशन को कामरान इतना महदूद इल्म रब ने दिया कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती थी। वो आइसोलेशन कैद तन्हाई है, वो आइसोलेशन जलावतनी है, वो आइसोलेशन जो है अल्लाह ना करे उस वक्त उनकी ज़िंदगी को भी खतरात हो सकते थे।
ठीक है ना। तो उस आइसोलेशन को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती थी, लेकिन वक्त ने बताया कि वो कैद थी। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुझे, जैसे बाज़ लोगों को मैं समझाती हूँ कि भी मैरिज हाउस सख्त है, सोच के शादी करना कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो वो आगे से कहते हैं कि क्या मसाइल आ सकते हैं, मैं कि यही तो मैं नहीं बता सकती। जब तक आप उस रिश्ते में एंटर नहीं होंगी फिर आपको पता चलेगा, लेकिन ये सोच के आपने एंटर होना है कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो समझौते करने पड़ सकते हैं। सामिया खान साहब, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इफ़ यू थिंक दैट कि आप इजीली उसको शेयर कर सकती हैं, तो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, बहसियत क्लाइंट कोई आदमी आएगा तो वो इसलिए आएगा कि आपकी प्रेडिक्शंस कैसी हैं और लोगों का क्या व्यू है, लेकिन एक आपकी पर्सनल लाइफ भी है जिसकी मिसाल दी जाती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद मैं सवाल कर सकूं, आपकी शादी हुई और देखिए बात सुने, यही तो मैंने आपसे कहा ना, मुझे मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स ने यहाँ तक पहुँचाया। जब अपनी ज़िंदगी में मैं नाकाम हुई, आप समझते हैं आप नाकाम हुई? मैं नाकाम ही तो हुई कि मैं तो घर की औरत बनना चाहती थी ना, मुझे काम करने का शौक था कामरान। नहीं, ये नाकामी तो नहीं है। देखें ना मुझे सुबह उठने का शौक था, मुझे वो होता है कि मुझे अलार्म की आवाज़ से नहीं उठना, और मेरे रब ने मेरा रिस्क की मॉर्निंग शोज़ के अंदर लिख दिया। ठीक है। और जो है वो मेरा एक फोबिया होता था, मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर खुदा मुझे बच्चे दे देता तो शायद अनपढ़ होते कि मैं बच्चे को सोए हुए को भी ना उठा सकती। तो जो है ये एक जो जिंदगी, अब मैं तो वो जो नहीं बनना चाहती थी रब ने वो बना दिया। Are you satisfied what you are right now? I'm not. देखिए, You are still not satisfied? नहीं, मतलब मैंने ये जिंदगी मांगी नहीं थी, ये उसने दे दी, उसका शुक्रिया। वो चाहते हैं मैं काम करूं, मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। मैंने जब नाकाम हुई तो मैंने अपने आप को ऐसे पानी पे छोड़ दिया कि जस्ट गो विद दी फ्लो, जैसे ज़िंदगी बहाती है। ना मैंने कभी किसी के साथ कंपटीशन किया एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, ना मैंने कभी मुकाबला आराई की है, ना मैंने जो है मैंने सिर्फ अपने हिस्से का काम किया है। अच्छा, वो बाकी सब भी आपको आपकी तारीफ करते हैं। मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बड़ी बात है। अच्छा, जी हाँ, वरना मैंने तो बड़ी तनकीद सुनी है। मैंने तो तारीफ सुनी है। अच्छा, जिससे भी मैंने कहा मैं उनका क्लाइंट अभी तक तो नहीं हूँ, तो आप तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो वाकई देखिए ये आपका ऑरा है। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको वो चाहते हैं वो इज्जत देते हैं। तो अब कोई कुछ भी कर ले, सामिया खान बस वो हसरत वो है कि मुझे शौक था। अभी भी मैं घर से जाती हूँ, मैं मेहमानों की बड़ी मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर को बड़े नंबर दिए जाते हैं कि बड़ी आर्टिस्टिक तरीके से घर सजाया होता है। असल में शौक घर का तो था। अब आपने शादी का नहीं सोचा? अल्लाह माफ़ी दे, क्योंकि मैरिज हाउस खान साहब की तरह जब भी करूँगी तो वो मार ही खाऊंगी, तो बेहतर नहीं है कि आपके नाम के साथ भी खान लिखा हुआ है ना। तो बेहतर नहीं है कि जो है जब समझ लगी कि नहीं रहा सा खाना, तो फिर अपने काम से रेजोल्यूशन किया कि काम से इश्क करूंगी। हाँ, माँ के जाने के बाद से ना, माँ थी तो लगता था कि बस कामरान सारी दुनिया साथ है, ताकत साथ है, वो ज्यादती कर। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को कह दिया कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए कि अब संभल के चलना होगा, क्योंकि अब पीछे माँ बाप नहीं है। वो ज्यादती कर। अच्छा, मैं बाउंसर करने लगा हूँ, चूंकि अब आपका एक शोबा है, उस शोबे के मुतालिक मैं सवाल करने लगा हूँ, और आप उस फेज़ में, चूँकि अब आपका ये फील्ड है, तो अब आप इस गम से बाहर भी निकलेंगी। पेश गोइयों पे बात करते हैं। बहुत सारी मिसकंसेप्शन इस वक्त सोसाइटी में चल रही है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। जी जी, मैं आप जितना सीनियर तो नहीं हूँ, बस मैं कोशिश करूँगा अच्छे सवाल आपसे करूँ। आपका एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बड़ी मॉडेस्ट हैं और बड़ी हम्बल है। अच्छा, पूरी दुनिया में एक मैस है, हर बंदा किसी न किसी तरह से परेशान है। उस परेशानी का हल तो निकाला जा सकता है किसी दोस्त के पास बैठ के, फैमिली के पास बैठ के, लेकिन तमाम दुनिया के मुमालिक में एक परेशानी आ गई, एक दौड़ आ गई है। ये क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? ये तो इस पेशगोई के ऊपर तो इंटरनेशनल चैनल्स मेरा इंटरव्यू कर चुके हुए हैं। मैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने 2020 के बाद, जब हम 21 में एंटर होने जा रहे थे, तो मैंने तब कहा था कि यहाँ से एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो कहा जाता था ना, ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा, एक नफसा नफसी, एक कियोस आता जाएगा। मैंने ये भी कहा था ज़हनी अमराज बहुत बढ़ जाएंगे। 2025 में नहीं, 21 से कहना शुरू कर दिया था। मैं वहाँ से भी आपको ला रही हूँ। वो कोरोना से हम शुरू हो गए। कोरोना भी सर, इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर। ये वबा नहीं थी मेरे, बिल्कुल ये वबा नहीं थी। अच्छा,
ये बात, क्योंकि रब ने दुनिया को समेटना है, श्रिंक करना है। जो हमारी कुरान पाक में जो निशानियां हैं हम सब उसकी तरफ जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। और फिर जब लोग पूछते थे तो मैं कहती थी कि 2025 से फिर उसके एंड से फिर ज़मीन पे सुकून ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मुल्क थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये 2-1 साल का पीस है आपके पास, या 25 या 26 में थोड़ा बहुत जो है, लेकिन यहीं से जो है वो बिगिनिंग हो जाएगी। जैसे लोग गज़ा का कहते थे तो मैं कहती थी ये रुकेगी नहीं। आप सोचें ट्रंप ने ऐलान के बावजूद वो वहाँ जंगबंदी नहीं करा सके। मैं यही कहने लगा था, क्योंकि जो है क्योंकि ये भी मेरी प्रेडिक्शन थी, जंग अब नहीं रुकनी, क्योंकि यहीं से ही सिलसिले आगे बढ़ने। तो सामिया खान साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप भी तबाही का सबब बनेंगे? देखिए अब जो है इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ है, लेकिन दुनिया के पर्सपेक्टिव में जब मेरे से पूछा जाता था ना कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे, तो मैं कहती थी दूसरे जो बाइडेन ही थे ना, हाँ, तो वो मैंने कि हालांकि जो बाइडेन की इलेक्शन जीतने की प्रेडिक्शन आप ही के चैनल पे मेरे पास लिंक मौजूद है, आप ही के चैनल पे, लेकिन उसमें एक और मेरी प्रेडिक्शन थी सियासी। हाँ, वो ये थी कि वहां पर फीमेल इलेक्शन नहीं जीत सकती अमेरिका की। अच्छा, देखें वो हिलरी क्लिंटन थी, उसके बाद जो अब थी तो वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो देखो सियासी एनालिसिस देते हो ना, आप ठीक बात हम तो स्टेक पे होते हैं कि हम चैलेंज हो जाएंगे, आपको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो ट्रंप के लिए मैंने कहा था कि अगर तो मेरी ये पेशगोई ने सच होना है कि हमने एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ तेजी से जाना है, तो फिर ट्रंप ने इलेक्शन जीतना है। और इसका मतलब है कि ट्रंप ही तबाही का सबब बनने जा रहा है। देखिए जो है वो गाजा में नहीं रोक पा रहे ना, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ तो नहीं रोक पा रहे जी। इसी देखें ना, ये तो तकलीफ की सिचुएशन है। बिल्कुल। और इस आलमी जंग में पाकिस्तान के क्या किरदार होगा? तीसरी आलमी जंग होने वाली, ये तीसरी आलमी जंग की तरफ आप बढ़ेंगे 2027 तक। आपको 2 सालों के अंदर इस सितंबर अक्टूबर से वो फेज शुरू हो जाएगा। 25 मई से प्रॉपर वो शुरू हो जाएगा सितारा अपना काम करना, लेकिन होते होते हो सकता है आपको सितंबर अक्टूबर आ जाए। ये बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। और जो है पाकिस्तान का जो रोल, जैसे आप बात करते हैं, ये जो जैसे मैं कहती थी यहूदी सपना देखते हैं, ये अभी मैं 1 मई को मैं टीवी पे थी, वॉर के हालात ने एक कियोस्क क्रिएट किया हुआ था, तो मैंने उसमें कहा कि 1 मई से पाकिस्तान के लिए सितारों में आसमान में नरमी आ चुकी है। 9 दिन के बाद आप और अच्छी खबरें सुनेंगे, तो 9 दिन के बाद 10 मई था। एक वो 9 मई था 2023 वाला, उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि जो खान साहब को बंद गली की तरफ ले जाएगा। ये नहीं मुझे समझ आ रही थी 9 मई हो जाएगा, तो मैंने कहा था ये होगा कि ये वो, और ये भी मैं कहती थी वो फौज का साल है। हालांकि फौज ने बड़ा कुछ प्रेशर लिया, क्योंकि उसकी भी दलील आपको दे दूं ताकि लोगों को ये ना लगे फिर कहते हैं जी फौज का साल वो इस तरह था, मार्स का रूल था, मार्स रूल करने आ रहा था, तो मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कहती थी फौज का साल है। और ये वाला जो साल यहाँ से मैं कहती थी यहाँ से पाकिस्तान के लिए ऊपर से रब की रूहानी, मैं तो कहती होती इस मुल्क नू रब दियां राखा ने, वरना शायद हमारे अपने कर्म तो ऐसे नहीं है कि रब दियां राखा ने, कि अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पर, और यही मोजज़े ही, और ये मैं हमेशा ये भी लाइन हमेशा बोली है, पाकिस्तान का नंबर 7 है, मोजज़े वाला नंबर। ये मोजज़े की तरह ही बना है, मोजज़े की तरह ही चला है, और मोजज़े की तरह ही सरवाइव करेगा। इसी आलमी जंग की अगर आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावरफुल एक कंट्री है, दुनिया में इसका नाम है, और दुनिया के फैसलों में हमारी राय भी ली जाती है। इस आलमी जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? बहुत अहम, अल्लाह ताला ने इस खत्ते से बड़ा अहम काम लेना, क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशन है, मुझे तो सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात लगती है और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि देखिए जब हम टीवी खोलते थे ना कामरान, इस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, इस पार्टी का झंडा। अब मुझे और मैं एक बात बार बार कहती थी कि 2025 एक आखिरी साल है जो हम एक कौम बन सकते हैं। हम एक कौम अगर अब भी ना बने तो फिर मैं नहीं, मतलब इस मुल्क की तबाही को नहीं रोका जा सकता। और मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया।
इस वक्त देखें अवाम भूल के उन्होंने रज के जो है ना अपने इदारों को मोराल हाई किया, चाहे मीम्स के थ्रू किया या जिस भी थ्रू किया, हर एक ने अपनी सोच की अक्कासी की और सॉलिडेरिटी की। अब मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि जब स्क्रीन खोलो तो या पाकिस्तान की बात होती है या पाकिस्तान के झंडे की बात होती है। तो ये एक प्रेडिक्शन तो हो गई, पूरी हो गई। अब दूसरी कि पाकिस्तान तरक्की कब करेगा, जून से इंशाल्लाह ताला वो आपको निशानियां तो अभी आपको नजर आ रही हैं। जून से आपको जो है और जो है पावरफुल इशारे मिल जाएंगे। और ये भी मैं कहती थी कि ये मुल्क लाडला हो जाएगा। मैं अपनी जुबान में बात कहती थी, जैसे कि मेरे अपने वर्ड्स होते हैं, मैं उसमें मुश्किल लैंग्वेज नहीं बोल सकती। मैं आम फहम बंदे को समझाने के लिए बात करती हूँ कि कभी आप कहते हैं खान साहब लाड़ लें, कभी आप कहते हैं नवाज शरीफ लाड़ लें। असल में हमारा मुल्क लाडला हो जाएगा, क्योंकि ये वो मुल्क हो जाएगा जिसको सुपर पावर्स, हमारी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी, ठीक है। और अब आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से भी पाकिस्तान को नज़र भी लगती है। तो प्लीज़ खुशियाँ मनाते हुए ना थोड़ी जो सदका भी पाकिस्तान का दे दिया करें, क्योंकि इस मुल्क को नजर भी लगती है। सदका भी दिया करें। हाँ, इस मुल्क का सदका थोड़ा सा दे दिया करें, ताकि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। हम बचपन से सुनते हैं सुपरमैन। जी, एक सुपरमैन होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है, वो उड़ता है, हवाओं में जाता है। दुनिया में इस वक्त 2025 में हम चल रहे हैं, सुपर पावर की जंग चल रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना नॉन डिक्लेयर सुपर पावर हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया आने वाले 10 सालों में सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है। अमेरिका सुपर पावर है। ये सुपर पावर कौन होगा? देखिए, अच्छा ये बात भी देखिए कामरान, जब कोई मुझे कहता होगा इसकी बातें दीवाने का ख्वाब लगती हैं, और ऐसे भी हमने प्रोग्राम्स किए कि मेरे साथ बैठे सारी मेरी एस्ट्रोलॉजर बरादरी को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा होता था। मैं कहूँ मुझे तो अंधेरे नज़र आते हैं। मैं क्या अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन ज़मीन ख़जाने उगलेगी, लेकिन वो वक्त नहीं था। हज़रत नेमत शाह वली ने जो ख्वाब दिखाया है वो वक्त अब शुरू होता है कि जहाँ भी पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से सॉलिड उसमें तरफ जाएगा। तो ये पेश गोई 21 से करना शुरू कर दी थी कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, नई सुपर पावर ने बनना है। लास्ट ईयर तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मुझे भी या रशिया या चाइना। तो मैं तो अनडाउटेडली कह सकती हूँ कि चाइना विल बी द सुपर पावर, इज गोइंग टू डिक्लेयर सुपर पावर। और मैंने कहा जो पाकिस्तान, ये भी मैं कहती थी, आप मेरी सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस सुपर पावर का पार्ट होगा। अब ये निशानी देखिए आपको अब साबित हो जाएगी कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस सुपर पावर के साथ होगा जिसने जो कि सुपर पावर बनने जा रही है। तो पाकिस्तान का अलायंस उसके साथ और होगा, वो ऑलरेडी है। और अब ये भी आपके पास एक निशानी, उसकी एक निशानी है, सी पैक निशानी है। जिस तरह उन्होंने गाने बना के हमें सपोर्ट कर डाला, वो जो उनके राफेल के ऊपर जो है, बिल्कुल वो मीम्स भी उनके आए हैं, मैं हैरान हो गया। हालांकि चाइना में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है वहाँ, उनके यहाँ सख्त पाबंदी है, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया विद विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालिया तनाज़ा चल रहा है, फ़लस्तीन में गज़ा की सूरत हाल, औरतों की इज़्ज़त, बच्चों पर हमले, वहाँ पर मसाजिद में कोई आज़ादी नहीं है, कोई मजहबी आज़ादी नहीं है, कोई बात आप नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, दुनिया से कट हैं, इसराइल की बमबारी और वो जो नेतन्याहू के सारे जो इक़दामात हैं ज़ालिमाना, ये मसले फ़लस्तीन आपको हल होता है कोई नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? कोई वो भी चैन और सुकून का सांस ले सके? नहीं कामरान, अब तो बल्कि आप ये कहते हैं हल होने की तरफ, अब तो ये बिगड़ेंगे तो उस तरफ जाएंगे कि जहाँ मुसलमान एक होंगे, उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। अब तो वो टाइम आना है, जंगे लड़नी है बस। हूँ तो तुसी तैयार हो जो, कमर कस लो। मुझे अफसोस सिर्फ ये कि हमारे बच्चे बेचारों ने कुछ नहीं देखा। हमने तो फिर अच्छे दौर देखे हैं, हमने पीसफुल दौर देखे हैं, हम तो बड़े अच्छे दौरों से होके आ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा कि या धमाके देखें जहाँ जो है हमने टिकटॉक पे ट्रोलिंग देखी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही ना। तो जो है ये अब इसके लिए कमर कस लें आप लोग, क्योंकि हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। तो एक शख्सियत मेरे जहन में है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी।
उसके बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए मैं ना, मुझे कभी किसी ने उनकी बायोडेटा नहीं मेरे पास आया कि अच्छा। मैं उन पे बात कर सकूं। मुझे मैं जहाँ मैं नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी। हाँ, अच्छा, हम चलते हैं मैडम, ये जो हालिया भारत ने इकदाम किया और जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की, उसके बाद उसको मुंह की खाना पड़ी है और मोदी का हिंदुत्व नज़रिया पाश पाश हो गया, वहाँ पर रैलियाँ निकाली, लोग गालम गलोच कर रहे हैं कि इन्होंने क्या लेकिन किया। एक बात बताऊं, ये 1 मई को शो मेरा ऑन एयर है जिसमें मैं होमवर्क करके गई नरेंद्र मोदी के जायचे के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से बिगिनिंग की। उन्होंने कहा, हमारे पास बिलाल साहब थे, तो मैंने कहा जी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि मोदी अपने ही बुरे वक्त में फंसने जा रहे हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आया होता है ना, तो फिर किस्मत बुरे फैसले भी कराती है। जैसे खान साहब अपने बुरे वक्त में थे, मैं बार बार कहती थी कि खान साहब समझदारी से काम लीजिए। जब 22 में अभी तख्ता भी नहीं उल्टा था, मैं तब से कहती थी कि हुकूमत फिर मिल जाएगी, इस वक्त डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको नज़र आ रही है, ये आपको बहुत टफ टाइम दे के जा सकती है। लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। वो पीरनी साहब, खान साहब पे भी बात करनी, उनके घर की पीरनी थी। जी हाँ, तो वो भी मैं मैंने बात थोड़ा सा रिलेट कर गई। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी का अपना बुरा वक्त शुरू हो गया था 12 जनवरी 2025 से। तो जब अपना बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो अल्लाह ताला फैसले भी ऐसे कराते हैं, उन फैसलों के फिर बैकलैश भी उसी तरह आते हैं, और उनके अब माशी हालात भी खराब हो रहे हैं। और ये पेश कोई 1 मई से ऑन एयर है कि मैंने कहा था उनको तो अपने मुल्क में ही कंट्रोवर्सीज आनी है, उनके अपने मुल्क में ही तोड़ फोड़ शुरू हो जानी है। और अच्छा, मुआशी हालात भी खराब हो रहे हैं। वहाँ की जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं कंटिन्यूअसली। जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा था ना, उस गड़े में अल्लाह के हुक्म से वो खुद गिरने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपका कीमती वक्त है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए हालात मज़ीद सख्त आप देख रही हैं। देखिए मुसलमान 24 करोड़ जो है, शुक्र है रब ताला का कि मुसलमान जो है ना, वो अपने एक तवक्कल की जो खूबसूरती है ना, उसकी वजह से मुसलमान घबराता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो उनके साथ हालात बर्ताव किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान है अभी मुसलमान पिसेंगे और जंग का खतरा टल गया। और आपको एक और बात, अच्छी खबर जो ये है, जैसे ही हम 10 जून 2025 से अगली जर्नी शुरू करेंगे, वहां से उम्मत मुस्लिमा होश पकड़ना शुरू होगी। दोबारा डेट बता। 10 जून 2025 से वहाँ से उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जोश पकड़ना शुरू होगी। अब तक अल्लाह पाक ने, मुझे तो जो फील होता है, ऐसी कोई फतवा ना लगा दे मौलवी, अब तक तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह ताला ने ना इब्लीस को खुली छूट दे दी। मुझे याद है इसी दौरान मैंने इत्तिकाफ किया और मुझे एक भी रात जो है ना तजल्ली नहीं फील हुई। ठीक है, तो मैं इससे पहले अल्लाह पाक की मैंने बरकत इशारे भी मुझे समझ में आते थे कि ये वाली जो है इसकी फीलिंग हो सकती है। तो मैंने कहा शायद ये वो वक्त तो नहीं आ गया जब कहा जाता था ज़मीन से नूर ही उठा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कहते हैं ना, अब कुदरत जोश में वापस ज़ोर से कम बैक करेगी और यहाँ से उम्मत मुस्लिमा जो है ना, आप उनका यूनिटी वाला जो है ना, कोई ऐसे हालात बनेंगे कि इनको इकट्ठा होना अब इनकी मजबूरी हो जाएगा। और ये जो पाक भारत जंग हुई है, ये टल गया खतरा इसका कि इसका खतरा भी बरकरार? ये मैं बता दूं, इसका जब बस एक थोड़ा सा टाइम स्पैन है, ये 25 मई से लेके 10 जून तक, बस इसमें इनको कोई ख्याल ना आए। अच्छा, हाँ, इसमें अभी एक जो है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सितारों की नरमी के उस पे, और या जो जैसे ट्रम्प साहब अभी तक जो जारहाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना इस टाइम फ्रेम में एक ख़तरा है कल से लेके 9 जून तक का जो टाइम है। अच्छा, पाकिस्तान के इदारों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हमारी फ़ौज है, दूसरे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, और इदारों के बारे में आपकी क्या राय है? और इदारों ने तो साबित किया है, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को, और उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। हमारे शहदा हैं, फ़ौज जाने दे रही है, और इंडिया के साथ जो उन्होंने कर दी है, तो आप आगे सैयद आसिम मुनीर को क्या देख रही हैं? फील्ड मार्शल के बाद पाकिस्तानी फ़ौज का रोल क्या देख रही हैं बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर? अच्छा कामरान, एक तो ये हुआ कि आपने बहुत देर से ढूंढ रहे थे, वरना आप ब्रेकिंग चलाते जैसे बाकी चैनल्स ब्रेकिंग चला रहे हैं, तो ये पेशगोई आप तक पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो गई।
2022 में मेरे पास डाटा आया 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ का। मैं आपके पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुकी हूँ। जैसे मुझे क्रिकेटर्स का आता है, और अब तो हम नाम भी ले सकते हैं। बाजवा साहब फुल यूनिफॉर्म में थे और वो परेशान थे कि हु विल बी द न्यू चीफ। तो मैंने कहा जी अल्लाह ने मुझे ये इल्म नहीं दिया कि कौन नए चीफ होंगे, मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो है क्या कहते हैं कि ये इस चीफ के जो है वो जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई, इनका ये अच्छा है, इनका ये प्लस है, इनका ये ऑड है। उसमें जनरल फैज साहब की भी थी, उनका तो कैटेगोरिकली स्पेशल पूछा गया। मैंने कहा जनरल फैज पूछने वाले कौन थे, ये छोड़ देना। अच्छा, जनरल फैज साहब के सितारे मैंने कहा उन्हें OSD कर चुके हुए हैं कामरान, ठीक है। तो मैंने कहा इनका कोई चांस नहीं है। ये मैं 22 की बात कर रही हूँ, फरवरी का महीना था और मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे। और मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे बिल्ली की परेशानी है। तो मुझे आज भी वो याद है वो दिन कि ये वो मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे। तो मुझे था कि मुझे बस घर जाना है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी मानों को देख सकूं। तो वो उस वक्त ये 6 लोग थे और मैंने इसमें जैसे मैंने कहा जिन सितारों ने जनरल फैज़ को OSD किया है, अब वो मार्च के महीने से खान साहब को OSD करने जा रहे हैं। उस वक्त तक खान साहब की हुकूमत कायम थी। ये 2022 का फरवरी का फर्स्ट वीक है। वेस्ट कोट पहन के फिरते थे, ठीक है ना, वो वेस्ट कोट पहन के फिर रहे थे तब हुकूमत। और मैंने जो डेट दी थी कि इस डेट पे ये हुकूमत नहीं रहेगी, डेंट पड़ जाएगा, जो है ना, इसको जो है डेंट डल जाना है। अच्छा खैर, इनमें से जनरल आसिम साहब के ऊपर जब जायचा देखा तो मैंने कहा जी ये जो मुश्तरी की पोजीशन लेके पैदा हुआ है ये बंदा, मेरे पास नाम भी नहीं थे, इनिशियल्स थे। तो मैंने कहा कि जो है ये जो जुपिटर की जो पोजीशन है ना, अल्लाह करे, और मेरी दुआ है कि इनको जो अल्लाह चांस दे। मेरी वजह से वो नहीं बने, वो अपने मेरिट पे बने हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये बंदा एक रियल पेट्रियाटिक है और ये बंदा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ये बन गए, बड़ी आपने सोचा उनकी कितनी, उनके लिए कितना उनको कंट्रोवर्शियल किया गया, कितना उनके साथ हुआ। मैं तो पता नहीं, नर्व्स को सैल्यूट है कि वो डटे रहे। मीडिया वॉर चलती रही 2 बारी तो कहते हैं फौज के अंदर कू हुआ है, तो जो है कू करने की कोशिश की गई है। हाँ जी, तो खैर बचे रहे जो है। और फिर इसी साल के शुरू में जब पेशगोइयों के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जितने नाम हमारे आसपास हैं, जरदारी साहब हैं, शहबाज हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है रब ने इस बंदे से बड़ा काम लेना है। ये ऑनर मार्शल, ये मेरी फरवरी 2025 की प्रेडिक्शन ऑन एयर है, ठीक है। अभी 1 मई को बिलाल कुतुब साहब के शो पे मैंने कहा कि आप देखिएगा जब 2027 आएगा, इस जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है, अब तो फील्ड मार्शल ही कहना पड़ेगा ना, जनरल आसिम मुनीर साहब, तो मैंने कहा था इनके नाम का डंका इंटरनेशनल लेवल पे बजेगा, इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का डंका बजेगा। तो उस वक्त ये मैंने प्रेडिक्शन दी थी। बिल्कुल आपकी ठीक बात। और मुस्तकबिल में आप देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने इनसे और काम लिया। अभी तो वो आप 2027 तो वो साल होगा जब ये इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का एक बड़ा डंका बजेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे तो लगता है कि रब ने सोच ली है, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है, तो हम उसमें ऐसे ही अब थोड़ी सी करंट सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। मुल्की हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी हालात की बात कर रहा हूं। एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, पाक आर्मी हुकूमत एक साथ एक पेज पे है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, भारत को जवाब दे चुके हैं, पाकिस्तान में क्योस की कैफियत ख़त्म हुई है, सारे मामलात हैं। दूसरी तरफ एक अपोजिशन पार्टी है जो पहले इक़्तिदार में थी, वो ये कहती है कि इक़्तिदार हमारा है और उनके लीडर जेल में हैं। तो इस वक्त ये जो करंट सिनेरियो है, अभी स्पेसिफिक इसी सवाल पे मैं बात कर रहा हूँ, ये हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप किन की बात करेंगे? मतलब कि खान साहब निकलेंगे कि नहीं? वो नहीं, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक अपोजिशन, उनकी जमात अपोजिशन में और हुकूमत में है। हुकूमत क्योंकि खतरा है अपोजिशन से, बिल्कुल भी नहीं। मुद्दत पूरी करती नजर आ रही है। इंशाल्लाह ये पहली हुकूमत है जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। चेहरों की तब्दीली के इम्कान को हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। ये सिस्टम इसी तरह, सिस्टम नहीं, यही सिस्टम चलना है।
अभी आपको स्क्रीन पे दाएं बाएं लोगों की शफलिंग्स नजर हो सकती हैं, सिस्टम यही चलता हुआ भी नजर आता है। कह रही है चेहरों की तब्दीली को क्या कहेंगे, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो है मतलब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और चेहरों की कोई तब्दीली नजर आ रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे कि मुद्दत हुकूमत की पूरी होगी, वज़ीर आज़म बदल जाएंगे? शहबाज साहब का भी सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क में 3 लोगों का कामरान सियासी सितारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान आप देखिए हर सूरत में वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इमरान खान साहब जितने भी यू टर्न्स ले लें उनकी पॉपुलैरिटी को माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शहबाज शरीफ साहब, तो इस मुल्क में ये 3 लोग हैं जिनका सियासी सितारा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो इमरान खान साहब का भी अगर सितारा आप कह रही हैं स्ट्रॉन्ग है, तो आप नहीं समझती कि उन्हीं से ख़तरा होगा हुकूमत को? और हुकूमत को ज़ाहिर अब तो तहरीक अदम एतमाद की बात भी हवा में आ गई है, अभी ग्राउंड में नहीं आई। नहीं उससे मुझे गवर्नमेंट को कोई ऐसा ख़तरा मिलता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा हो सकता है। गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा। सितारों की रोशनी में तो नहीं नज़र। शहबाज शरीफ साहब भी तब्दील होते नज़र नहीं आ रहे आपको? उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हो सकता है वज़ीर आज़म का मनसब नून लीग में से ही कोई और ले ले या उनके अपने ख़ानदान ही में किसी और के पास चला जाए। लेकिन एक्चुअली मैडम मसला यही है ना कि वज़ीर आज़म कोई 5 साल पूरे नहीं करता। हाँ, बट तो वो उसकी मेरे पास रीज़न है। अच्छा, मैं क्यों कहती हूँ अल्लाह पाक इस मुल्क में दूसरा सदारती निज़ाम आ जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए, क्योंकि इस मुल्क में वज़ीर आज़म का जो मनसब है वो कंट्रोवर्शियल है। आप पिछली सारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या वज़ीर आज़म ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। ठीक है ना? किसको किया गया, किसको नहीं किया गया? हर किसी को किसी रीजन की वजह से तो भेज दिया गया। लेकिन इसका तायुन कैसे होगा कि वो रीजन? आज़म बता दीजिए जिसने पूरे 5 साल पूरे किए। नहीं की, इसलिए मैंने सवाल तो इसलिए कि पाकिस्तान के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल है। इस मुल्क में जिस दिन सिस्टम बदल गया, सदारती निज़ाम आ गया, या आप कह रही हैं कि सदारती निज़ाम अगर आएगा तो वो सदर मुद्दत पूरी कर सकेगा? जी, आप पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं करेगा। आरिफ अलवी 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत होते हैं, वज़ीर आज़म बेचारे जेल में बैठे। आसिफ जरदारी साहब अब फिर सदर हैं। तो जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा आप यही देखते रहोगे, जो है ये इनसिक्योरिटी, ये कियोस, बेचारा वज़ीर आज़म पेंडुलम की तरह ही रहेगा। मैं आज गया तो कल गया। तो फिर तो तरक्की कैसे होगी अगर वज़ीर आज़म तरक्की? देखिए वो जो है ये अल्लाह का शुक्र है, अब तो कहते हैं ना रब बाजू पकड़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो वो कुछ अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान के भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अब मुझे लगता है कि उनको भी काफ़ी लेसन्स मिल गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब गलतियाँ होंगी। इमरान खान साहब की डील होगी? अब मैं स्पेसिफिक इमरान खान पे बात कर रहा हूं। ठीक है जी। खान साहब देखें, जो है जब ये वाला साल आया था तो मैंने कहा था 12 जनवरी से वो सितारा जिसने खान साहब को बुरे वक्त में फंसाया वो निकल रहा है। 12 जनवरी से 25 मई तक टाइम है कि अल्लाह करे सेंसिबल बात करें, थोड़ी लचकदार रहें। मैं तो ये भी कह चुकी हूँ, मुझे तो लगता है इनके अपने लोग ही नहीं निकलवाना चाहते। उसकी वजह है उनकी वकालत चल रही है। जो आप सोचें कि जो है ना, मैंने कहा था कि ये जो है नहीं, खान साहब भी कोई ना कोई बोंगी अंदर से भेज ही देते हैं। तो वो जो है ये टाइम था जो खान साहब को निकाल के ला सकता था, 25 मई तक का टाइम। अब टाइम ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, अभी भी देखें जो है, लेकिन ये एक आखिरी टाइम है जो उनको फेवर दे के जा सकता है। अभी भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे, वरना फिर जो आगे कहानी अगस्त सितंबर से शुरू हो जाएगी। पहले तो एक वर्ड हम यूज़ करते थे आइसोलेशन, अब मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ गुमनामी, कि वो बिल्कुल ही वो साइड लाइन ना हो जाए। खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनते तो नहीं नज़र आ रहे आपको? बिल्कुल भी नहीं, वो टाइम निकल गया उनका। वो टाइम उन्होंने अपने हाथ से उन्होंने जो है ना गंवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हाँ। रहाई कब तक मुमकिन है? अच्छा, जुल्फ़िकार भुट्टो दूसरे सेंस में आप कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अच्छा तख्त या तख्ता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये कि जो है ना, पहले एक आइसोलेशन, देखिए मुझे खुद भी ट्रांसलेशन की एक महदूद सी ऑप्शन है मेरे पास। अल्लाह ताला ने काश के इल्म बढ़ा दे, तो अभी भी कहती हूँ अल्लाह पाक इल्म बढ़ा दीजिए। तो जो है वो
जो है आगे आने वाला वक्त मुझे गुमनामी की तरफ लगता है कि वो हिस्ट्री ना हो जाए, हिस्ट्री ना हो जाए। हाँ, अब उसकी ट्रांसलेशन वक्त करेगा। कामरान, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या ट्रांसलेशन हुई। तो रहाई कब तक मुमकिन है? सर अभी भी जून सपोर्ट कर रहा है, जून 10 जून तक सितारा सपोर्ट कर रहा है। आप कह रही हैं रहाई उनकी मुकम्मल डील तक है, उससे अदालती फैसले उस पर असरअंदाज हाँ नहीं हो जी, सकते। वो अदालती फैसले ने उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देनी चाहिए अब तो, या उनके लोगों को, या एटलीस्ट मुल्क का ही होके सोच लें कि देखिए अब तो साबित हो गया कि 9 मई किस एक बैरूनी साजिश थी, अब तो साबित हो गया। आप देखें कि मतलब जो है वहाँ पे आपके जनरल शमशाद की आवाज़ें लग जाती हैं कि जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया, शमशाद साहब आर्मी चीफ बन गए, साहिर शमशाद। हाँ जी, साहिर शमशाद साहब जो हैं। तो मतलब आप सोचें कि जो है अब आपको पक्का हो जाएगा कि ये जो हमारे साथ किया गया ये बैरूनी साजिश ही थी। सामिया खान साहब, ये कैसे मुमकिन है एक आदमी ज़िंदगी में 2 बार शेरवानी पहनता है, एक शादी की और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। खान साहब को दोनों शेरवानी नहीं सूट कर रही, ये कैसे हो गया? शादी रास नहीं है। मेरा एक जुमला बादामी साहब के शो की हेडलाइन है, मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट उस पर स्क्रीन पे चलाया कि सामिया खान ने कहा है कि खान को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। आज भी यही मैं इस बात पे कायम, सियासत रास काश शादी पहले ना करते तो कभी भी ऐसी सूरत हाल। आप देखिए जितने केसेस हैं, मतलब आप घर से हुआ क्या, जो बेगम आती है वही जो है वो दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं तेज़ स्पीड से। रेहाम साहिबा आई तो भी देखिए यही हमने सुना, और ये साहिबा आई तो भी हमने यही सुना। वो बातें तो ये आई है ना कि वो उनकी ईमेल्स चेक करती थी और फिर वो मसला तो वही हुआ, तो कह रही हूँ, फिर वो जहाज में गई, खान साहब ने डाइवोर्स के मैसेजेस कर दिए। वही तो कह रही हूँ ना कि इनको शादी रास नहीं है। लेकिन अब तो जो खातून है खान साहब की जो बीवी है बुशरा बीबी, वो तो बड़ी दीनदार है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह सकते हैं कामरान, सच बताइए, माइक की कसम सच बताइए, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो मजहबी खातून है सामिया खान साहिबा। आप बिल्कुल कि अब खाए माइक की कसम के वो सियासी खातून, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। मैं तो अब होस्ट हूँ, मैं तो सवाल करूंगा ना, आप बताएंगे। नहीं, वो सियासी खातून तो नहीं है, वो तो पर्दा करती हैं। और खुदा का नाम ले, हमारे पास अगर इतनी तकलीफ दे रिपोर्ट्स हैं, तबादले उनसे पूछ के हो रहे हैं, तबादलों के पैसे पूछ के दिए जा रहे हैं, खुदा का नाम ले, कहाँ सियासत से ताल्लुक नहीं है। बुजदार साहब किसकी रिकमेंडेशन थे? वो तो इस्तिखारा, और कितना घटिया डिसीजन था, इस्तिखारा के हाँ, आइन से जिसका नाम हो। सर छड़ दे हो तुसी, तो वो अलीम खान को बना देते तो आज अलीम खान इधर होते हैं नहीं, और पंजाब भी तरक्की करते। बुजदार का डिसीजन क्यों चाहिए था? इस्तिखारा नहीं सर, अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए। घड़ियों का शौक उनके मियाँ को था, एक्स मियाँ को, और तोशा खाने से घड़ियाँ ही गई हैं सारी। आप जो है वो उनके एक्स हस्बैंड को घड़ियों का शौक था। तो करप्शन तो घर से ही शुरू हुई, वो बेचारा गरीब आदमी तो मारा गया घर की करप्शन के पीछे। अच्छा, आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी? मैं तो बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि देखें हमारे पास भी रिसोर्सफुल लोग आते हैं, ठीक है ना, और ख़बरें भी पहुँचती हैं, और जो है ये आपकी मालूमात की बुनियाद पर कह रही हैं कि इल्म की बुनियाद? नहीं, मैं इल्म की बुनियाद पे तो खान साहब के जायचे भी, बुशरा बीबी का तो बल्कि मैं कहती थी कि इनकी मुस्तकिल मिजाजी ये रिश्ता चला जाएगी, कि बुशरा बीबी डटी रही हैं तो ये रिश्ता इनका चलता रहा है, लेकिन अभी भी इनका रिश्ता इज़्दिवाज खतरे के अंदर है। आप समझती हैं कि तलाक हो सकती है? या तलाक या अल्लाह ताला को जैसी भी अलहदगी मंजूर होती, मुझे नहीं पता। अलहदगी होगी? मैं अभी भी ख़तरा मौजूद है। नहीं, अगर मैं 20 स्पेसिफिक हम चलें, आपको खतरा सवाल है, इमरान खान और बुशरा बीबी की अलहदगी होते नजर आ रही है मुस्तकबिल में? ये तो सर मैं देखिए, मैं जब अपनी सियासी पेशगोई दे दूँ ना, हालांकि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने कहा तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, 2 दिन पहले मैं एक शो पे थी, हर अखबार में सुर्खी लग रही है तीसरी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। तो मैं उन्हें होस्ट चौथी बार तो मैंने उन्हें कहा अच्छा, 3rd टाइम की मैंने खुद की हुई है, तीसरी बार की भी मैंने की हुई है पेशगोई। मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे नज़र नहीं आते,
ठीक है, और जो है मुझे गलत होना मंजूर है, तो बुशरा बीबी साहिबा के बारे में भी मैं कहूँगी मुझे गलत होना मंजूर है, पर ये शादी जैसे ही जेल से बाहर भी दोनों को रिहाई मिलती है, इस शादी ने लंबा अब नहीं चलना। ठीक है। और इमरान खान साहब, आपने एक बात की है कि वो मकबूल हैं, अब बिल्कुल है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा बनते नजर आ रहे हैं, वो जो नया पाकिस्तान का एक ख्वाब था, इस किस्म का इम्कान अभी तो सो फॉर, जैसे पीपल्स, देखिए मुझे पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हारी थी ना पहले, तो मैंने तब कहा था कि 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में, जब तब नून लीग जीत गई थी। और मुझे इनके एक मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि सामिया साहिबा पूरे 10 साल के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर पहुंचे, पूरे 10 साल के बाद। आप भी बाद में हिसाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हाँ, आप 2013 की बात कर रही हैं। जी जी। और 2023 के बाद आसिफ तो जरदारी उन्होंने ये उनके मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया, उनके दिल पे कोई लिखी हुई थी मुद्दत, तो उन्होंने कहा कि पूरे 10 साल के बाद वो ईवान सदर पहुंचे। वज़ीर आज़म भी नहीं अगर वो बनेंगे, शादी में भी अलहदगी आपको नज़र आ रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जो उनकी फेवर में रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई असर नहीं दिखा सकेंगे कि खान साहब की शेरवानी दोबारा आ जाए, अगर ये सिस्टम ऐसे ही होता तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शेरवानी का इम्कान आप मुझे नहीं नजर आता। फिर चौथी शादी की शेरवानी आएगी? नहीं, अब वो शादी भी नहीं चौथी करेंगे, अब वो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, अब वो समझदार हो जाएंगे। अब वो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान शादी और नहीं, तीसरी शादी के बारे में तो खुद मेरी प्रेडिक्शन है ऑन एयर कि मैं कहती थी उनकी तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है और ये होगी। और लोग कहते थे नहीं करेंगे, अब वो कायदे आज़म की तरह पाकिस्तान को बनाएंगे, ये करें, मैं वो करेंगे ही करेंगे। और पहले शादी की, फिर उन्होंने जो है वो क्योंकि वो शर्ती बेगम साहबा ने रख दी कि शेरवानी वज़ीर आज़म का मनसब मिलना ही तब है, मिल गया ना। हालांकि मुकद्दर का कोई कैसे टाल सकता है? ये बड़ी बात है, आप ये बात बड़ी क्लियरिटी से कह देती हैं, मुकद्दर को कोई कैसे टाल सकता है? मुकद्दर को कैसे तो जो बाकी दुकानें बन जाती हैं, जिसमें बुशरा बीबी की ही जी जी। उन पर इल्जामात लगते हैं, वो जादू करती हैं, काला जादू करती हैं। सर गलत तो नहीं है, मेरे पास तो बहुत ऑथेंटिक ज़राए से वो है, खबरें भी हैं। ये कैसा जादू है कि उनके हस्बैंड जेल तो में सर वज़ीर आज़म से जेल में चले गए, रब की ज़ात भी मौजूद है ना, वक्ती तौर पे कोई तो फायदा होता ना सर। इससे किसी का बेड़ा गर्क किया जा सकता है, भला नहीं किया जा सकता। तो वो अपना हो गया। ऐसे कामों से आप किसी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने अपने तो हस्बैंड मैं के बेड़ा तो गर्क कर मेरे दिया। पास आप यकीन करें कामरान, बल्कि आपके थ्रू कहना चाहूँगी कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, बल्कि एक मानिका साहब की एक रिश्तेदार बच्ची मेरे पास आई, बुशरा बीबी के एक्स की। आपको पता है वो जादू क्यों सीख रही थी? जी। मामू से इम्प्रेस होके कि मामी चली गई, खातून अव्वल बन गई, उन्होंने बिलावल साहब के लिए जादू सीखना शुरू कर दिया। देखें आप, अच्छा इनकी ये ट्रेनिंग चल रही है कि बिलावल साहब से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी कल को खातून अव्वल होंगी। अच्छा, बिलावल से शादी होगी उनकी, वाह। तो यंग बच्चे बच्चियां अच्छे घरों के जादू सीख रहे हैं सिर्फ, और ये जादू से किसी को हासिल नहीं किया जा सकता, महबूब कदमों में नहीं लाया जा सकता। जिसके जायचे में चांद और नेपच्यून की पोजीशन वीक है, सपोजिंगली किसी के हेल्थ एरिया में वीक है, आप उसे वेजिटेबल बना देंगे। जैसे खान साहब के ब्रेन को कर दिया गया, वेजिटेबल ब्रेन हो गया ना। उनको अपनी अकल से वो कोई फैसला ही नहीं लेते, जो उनको उंगली पकड़ाता है उसके पीछे लग के वो स्टेटमेंट दे देते हैं। जुमला बोलते हैं वो कानों के कच्चे हैं। ये सबसे लाई लग के कहते हैं ना, एक आदमी शक्की मिजाज ना होवे तो दूजा लाई लग ना होवे। इमरान खान साहब के बेटे हैं दो, जी जी, पाकिस्तानी सियासत में आते नजर नो नो नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। नहीं नॉट एट ऑल सर, नहीं, वो नहीं यहाँ तक पहुँचते। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिस मरहले में दाखिल है, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, ना डरिए, हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे अल्लाह के फजल से। ये जो खियोस, शुक्र खुदा का, पार्टियों के झंडे अपने अपने घरों में अभी उन्होंने संदूकों में रख दिए हैं, तो मुल्क की बात होगी अल्लाह के फजल से। तो अभी तो आप ये रहिए, हाँ मुल्क अब मैं आपको पहले मैं कहती हूँ मुल्क की खैर मांगे, अब मैं कहूँगी रब की यूनिवर्स की खैर मांगे। क्योंकि अगर बाकी जगहों पे अमन नहीं है तो हमें घर बैठे तब भी तकलीफ होगी। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम सेफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तकलीफ हमें तब भी होगी जब गज़ा के बच्चे इस तरह ब्रूटली जा रहे हैं, और जो है वो तकलीफ अपने घरों में उसी तरह ही होगी हमें कामरान। अच्छा, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जी जी, मुस्तकबिल क्या है उनका, आप देखती हैं आगे? सॉलिड होती जाएंगी, सॉलिड होती है, सॉलिड होती। वज़ीर आज़म की कुर्सी नजर आती, बहुत इम्कान है,
मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आज़म बनती आपको नजर आ रही है? बहुत इम्कान है, क्योंकि यहाँ से उनका एक सॉलिड टाइम शुरू हो जाएगा इस साल के सेकंड हाफ से। यहाँ तक मैं उनको लाती थी, क्योंकि मैं कहती थी ये जो अभी तो इनका स्ट्रगलिंग फेज़ है, इनको कंट्रोवर्सीज भी फेस करनी पड़ेंगी। इस साल के सेकंड हाफ से उनका सितारा स्ट्रांग हो जाएगा। और बड़े बिलावल साहब को, बिलावल भुट्टो का मैं पूछने लगा था, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत एक उम्मीद थी कि जो है ये जो मिड जून तक का टाइम था, बिलावल के सितारे को तरक्की पकड़ जाएंगे। अब कोई डील ही हो तो हो, मतलब ये कि ये तो नहीं, ये सितारा तो उनका भी, लेकिन उनके बारे में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो लंबा सियासत में नहीं रहेंगे कामरान। क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर से जब आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो सॉलिड हो जाएगी ना, वो आपको एक और आएगी बेनज़ीर की शक्ल में। जो औरत आप कह रही हैं कि सियासी मंजरनामे से बिलावल भुट्टो आपको, मुझे उनके मिजाज में अब तक, लेकिन मैं कहती हूँ फिर भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं उनके वालिद को मैंने सल्यूट करती हूँ कि उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग की है और जिस तरह वो सॉलिड बोल जाते हैं, क्योंकि मिजाज में सियासत नहीं है उनके। और मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई? सर वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बैक फुट पे रहेंगे, लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फ क्यों नहीं उठाया वज़ीर आज़म का? पार्टी भी इक़्तिदार में आ गई, कुर्सी शहबाज शरीफ साहब सर किस्मत में नहीं थी। ये तो मुझे तो किस्मत का फैसला पता था ना, मुझे तो ये नहीं पता था कि इदारों ने क्या सोचा है। तो आगे वो कायद हैं पार्टी के, तो मियां नवाज शरीफ साहब अब सियासत में वज़ीर आज़म नहीं बने? मतलब फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे, फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे। जैसे कोई आप लाइमलाइट में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो है बैक एंड पे अपनी पार्टी को चलाएंगे भी। और मैंने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म भी उनके घर से ही होगा, और जो है जिस पे वो दस्ते शफ़क़त रखेंगे। अगर वो कह देते कि मेरा भाई ना बने दूसरा बने, तो ये भी इम्कान मौजूद था। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का सियासी सितारा बड़ा सॉलिड है, या उनको माशाल्लाह फ्लेक्सिबल होने की उनमें एक अल्लाह ने क्वालिटी अच्छी डाली हुई है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। और यही आप राय दे रही हैं खान साहब को भी? क्योंकि देखें, एक बात सोचिए, सियासत के लफ्जी मायने क्या है? फलाना बड़ा सियासी है, ठीक है ना, कि वो डिप्लोमेसी से चलता है, वो समझ के चलता है, वो दिमाग से चलता है। खान साहब का मसला ही है, खान साहब जो है ना दिल के पीर है, जो है ना दिमाग से फैसले नहीं लेते, और सियासत में बात करनी होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कामरान जी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप नहीं समझते कि एक आदमी को अगर ठोकर लगी है तो वो उससे कुछ सीखेगा? जिनकी हम बात कर रहे हैं मेरा मतलब अगर अब तक नहीं सीखा, ये 6 महीने इतने इम्पोर्टेंट थे, अगर इसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं हुए। मैंने तो जनवरी, देखिए मैं पूरा कोई 35 प्रोग्राम किए थे मैंने नए साल के, और मैंने हर जगह ये कहा था कि अब भी समझदार ना हुए तो फिर वो बहुत बड़े लूज़र हो सकते हैं। अच्छा, आपने एक दफ़ा कहा था 2024 फौज का साल है जी, तो 23 वाला साल जी, और 2025 में कोई गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए? स्पेसिफिक हम गुड न्यूज़ का जिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी देखें, बेजा बेजा साढ़े मुल्क दी होगी, निके से मुल्क की कितनी बातें हो गई, आपको ये आसार नज़र नहीं आते। और यही मैं कहती थी, मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा, मेरा मुल्क जो है वो प्रोग्रेस करेगा, मेरा मुल्क ये हो, मैं तो ये बातें तो करती थी। शुक्र है कोई शख्सियत अब लाडली नहीं हो रही, मुल्क लाडला। जी, मैं और ये बात मैं बोलती थी कि आप लोग कभी खान साहब को कहते हो, कभी नवाज शरीफ को कहते हो, याद है ना, नवाज शरीफ लाडले हो गए हैं, फलाना लाडला हो गए, तो मैं कहती थी अब मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा। और जो है इन मुल्कों का, बड़ी पावर्स का अब यहाँ सरमायाकारी आएगी अल्लाह के हुक्म से, रब के हुक्म से, इंशाल्लाह 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 के जो है सरमायादार भी आएंगे, तो यहाँ से इस मुल्क के अल्लाह रास्ते खोलेगा। अल्लाह ताला हाँ, बस 10 जून तक खैर मांगिए, खुशी मनाइए, मीम्स बनाइए, थोड़ा बहुत सदका दे दें, और मुल्क के लिए 2 नफल पढ़ के उसकी हिफाजत की दुआ कर दिया करें। इन्ना जा काम जारी रखो, बाकी इंजॉय करते रहें। आपकी मीम्स तो हमारा हमसाया मुल्क खुद भी इंजॉय कर। अच्छा, थोड़े से टॉपिक को चेंज करते हैं। काफ़ी हमने सियासी नेशनल अफेयर्स को भी कवर किया, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी कवर किया। ये काला जादू क्या है? और काला जादू लोग, आप जिस तरह अभी हमने बात की है कि सीख रहे हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए, क्या काले जादू से किसी की जान लेना मुमकिन है? सर मेरे पास, क्योंकि बहुत दुनिया को मैं डील करती हूँ, मेरा इंटरनेशनल नेशनल बहुत माशाल्लाह क्लाइंटल है, मैं आपको बताऊँ कि ये भी मुमकिन है।
इसीलिए रब ताला ने हादसाती मौत से पनाह मांगने का हमें कहा गया है। दुआएं हैं बाकायदा। फिर हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान होते थे कामरान कि जब आखिरी वक्त आएंगे मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। वो इतने परेशान होते थे हमारे इस दौर के लिए। आपने कभी इतनी जवान मौतें सुनी हैं जो अब हो रहे हैं? क्योंकि ये जो हसद है इस पे तो साइंस भी काम कर चुकी है। आपके हदीसों के कई वाक़यात है कि तुमने पूरी माशाल्लाह क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि अंदर से नेगेटिव रेज अगले बंदे को जाके फड़का सकती हैं। जादू करने वाला अल्लाह रहम करे आप लोगों पे सीधे सीधे ईमान से खारिज है। इवन जादू का तोड़ कराने वाला भी ईमान से खारिज है, क्योंकि कुरान पाक में हमें रास्ते दिए गए। अगर आप लोग मेरी छोटी सी टिप ले लें, जी, मैं मौलवियानी तो नहीं हूँ, लेकिन जब तक इस साल के हम जून को क्रॉस नहीं कर जाते, अभी नेगेटिव एनर्जीज का दौर है, दज्जाली ताकतों का दौर है। सूरह बकरा की तिलावत अपने घरों में चलाइए, अगर पढ़ने की तौफीक है तो बहुत अच्छा है, बचाएगी आप लोगों को। लोहे कुरानी जिसे हरूफ मुकत्तयात कहा जाता है, ये काले से काले जादू का तोड़ है। उससे डेली पढ़ लेना कि सामने लिख के लगा नहीं, देखिए भी अपने मोबाइल के बजाय और चीज़ कोई अपने फ़ोटो सेवर्स लगाने के इसका स्क्रीन सेवर लगा लें ताकि नज़र पड़े। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ और दरमियान में अलिफ लाम मीम से लेके आमीन तक जस्ट 11 बारी पढ़ें। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का हिसार करें। ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हमारे आसपास हैं, वो जादू के ज़रिए हम पे छोड़ी जाएं। याद है कहा जाता था कोरोना के दौर में कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हीं पे कोरोना अटैक करता है। तो आजकल ये हालात हैं कि ये क्योंकि पावरफुल हैं, इंसान अंदर से बाहिसियत क्योंकि ईमान की कमज़ोरियाँ चल रही हैं, तो ये हम पे हावी हो जाती हैं चीज़ें। तो डे टू डे अल्लाह की प्रोटेक्शन मांगिए, देखिए अल्लाह आपकी कैसे हिफाजत करेंगे। कि इस पे काला जादू है या इस पे वैसी जादू है? देखिए बहुत सारी निशानियां नज़र आ जाती हैं आपको ज़िंदगी में, इसके बहुत सारे आसार हैं जो कि आपको कभी अल्लाह ने जिनको बचाना होता है ख्वाबों के थ्रू इंडिकेट कर दिया जाता है। ख्वाब एक पूरी दुनिया है अपने अंदर। ख्वाब जो है आपके अल्लाह के दरमियान में एक पर्दा है, इशारे आ जाएंगे आपको मुख्तलिफ। अच्छा, फिर घरों में चूंटे बड़े दाखिल हो जाएंगे, इनकी शक्लों में भी घरों में बलाएं एंटर हो जाती हैं। आजकल में से एक सबसे बड़ा मसला हर घर में जो चल रहा है वो शादियों में रुकावट है। जी वो लड़के की हो या लड़की की हो। हाँ। तो कोई टिप, कोई जिक्र, कोई वजीफ़ा, कोई आप बड़ा ही प्यारा वजीफ़ा है और बहुत ही आसान। वज़ाइफ में अपनी ज़िंदगियों को उलझाइए ना, क्योंकि देखिए कुछ वज़ाइफ जलाली होते हैं, कुछ जो है वो उनके मुहर्रिक के मौक्किलीन हैं। तस्बीह फ़ातिमिया कितनी छोटी सी चीज़ है जो कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह 33 टाइम अल्लाह अकबर है। और आप जो है जो लड़कियां हैं वो हज़रत फ़ातिमा का वसीला दीजिए रब ताला को कि उनके सदके नेक बर अच्छा घर दें। लड़के जो हैं वो अपने तौर से अल्लाह से मांगें कि अल्लाह पाक नेक जीवन साथी दें, नेक जीवन साथी मिल जाए, यही दुनिया जन्नत है लोगों के लिए। इससे बेहतर वजीफ़ा नहीं तस्बीह फ़ातिमिया। कोई ऐसा सैयारा है जो ज़िंदगी में नहुसत लाता है? ये जो बातें नहीं, ऐसा नहीं होता। हम किसी सितारे को मनहूस नहीं कह सकते। हम किसी सितारे को देखिए, होता क्या है कि ये अल्लाह का जो सिस्टम है ना वो क्लॉक की तरह है। जैसे क्लॉक है, सेल डाले, जैसे रूह डाल दी और उस घड़ी ने चलना शुरू कर दिया। उस घड़ी ने अपनी मर्जी से 1 बजाना है, अपनी मर्जी से उसने, आप तकलीफ में भी हैं, दिल चाहता है छेती सुबह हो जाए, सुबह ने अपने वक्त पे ही होना है। तो ये इस तरह अल्लाह के निज़ाम को समझिए। अल्लाह का निज़ाम इतना सिस्टमेटिक है, अक्ल हैरान हो जाती है हमारी। तो जो है आपने मैं सवाल से भटक गई, असल सवाल क्या था? ये कि सैयारा को ज़िंदगी में नहुसत लाता है। तो वो जब वो घूम रहे होते हैं ना, वो किसी जगह पे राहत दे रहे होते हैं, किसी जगह पे आपको जो है वो सुकून दे देते हैं, किसी जगह पे आपके लिए ज़िंदगी का लेसन सख्त कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी है ही एक इम्तिहान का है। आपको यहाँ भेजा ही इसलिए गया है, आपको सज़ा के तौर पे ही भेजा गया है। जाके साबित करो कि तुम मेरे रास्ते पे कैसे रहोगे, सख्तियाँ सह के भी। और असल में जो आपका रिएक्शन है ना कामरान, टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, टूवर्ड्स योर फेट, किस्मत, कि आप ईमान कमज़ोर करते हो या ईमान को जो है वो मजबूत रखते हो, इसी पे आपने बख्शे जाना है, इसी पे आपने पकड़े जाना है। बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐसा रंग
कहते हैं कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद पहनना चाहिए कोई रंग औरतों को, मनहूस नहीं है। नहूसत है। ना 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 ना, कोई रंग मनहूस नहीं है। अल्लाह ने रेनबो बना के साबित कर दिया कि सब अल्लाह के रंग हैं। आपने तो आसान कर दिया चीजें। ये तो बाकी कुछ लोग हैं जो इसी फील्ड से हैं, झूठ बोलते ये रंग नहीं पहनना तो ऐसे नहीं चलना, बिल्कुल झूठ बोला मसल जाता पड़े हैं है। तो इसको ऐसे कर दो, अंडे को ऐसे कर दो। अपने मुझे इतना दुख हुआ, एक औरत को कहा गया कि जितना तेरा वजन है ना उतने वजन का नमक समंदर में फेंक तो फिर तेरे मामला ठीक हो। मुझे ये बताइए सर कि नमक की ज़रूरत है समंदर को जिसमें ऑलरेडी इतना नमक है? उस सदका सिर्फ आपने जितनी रब ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह को यही प्यार आ जाएगा कि मेरा बंदा अब डर से मेरे से अमान मांग रहा है, तो जितनी तौफीक है उतना सदका दीजिए। नहीं आपके पैसे हैं, आप एक अंडा लेके सदका कर दीजिए। अल्लाह को बेहतरीन सदका क्या है? चाहिए। हमें ये बताया जाता है कि काली चीजों का सदका देना, काली मुर्गी ले ली, कोई और चीज कोई काले रंग की ले ली, वो एक दाल भी है काली, वो ले ली, अब उसका सदका देना घुमा घुमा के। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपका जस्टर ही अल्लाह को पसंद आ जाएगा कि आप अल्लाह के डर से नेकी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक तू तेरे साथ तिजारत करने लगे हैं, तू हमें गम से बचा, तू हमें अपनी अमान में ले। उसको तो यही चाहिए आपका जस्टर, उसको आपके पैसों की ज़रूरत है। वो काली चीज़ों से आपके खुश हो जाएंगे। कैसी बात, खुद सोचे ना ज़रा, वो कुदरत जो बेहिसाब बेनियाज है, वो हमारी इन सिलेक्टेड चीज़ों को उनको अच्छा लग रहा है कि वो जलेबी खाने के शौकीन है उनको सिर्फ आपकी नीयत की, और हमारा जो मज़हब है टोटल नीयत पे बेस्ड है, हर चीज़ की नीयत। हमने नमाज पढ़नी एक ही तरीका है लेकिन नीयत फ़र्क है। हमने रोज़ा रखना है, नीयत करनी है। अल्लाह को पता हम रोज़ा रखने लगे लेकिन हमने नीयत करनी है। तो अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए। मेरी बंदे की नीयत नेक है और वो किस नीयत से काम करने जा रहा है। नेकी शोशा के लिए तो नहीं कर रहा, नेकी लोगों में फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं कर रहा। तो सर ये उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए। दुआओं की कबूलियत की कोई घड़ी है सर? वो देखिए उसकी मैं पूरी साइंस अपने प्रोग्राम में देती हूँ। देखिए आपके बुजुर्ग कहते हैं, सारा मेरा आपने ना सही, मैं इसीलिए नहीं आती थी कि एनर्जी होती तो मैं आती। अब देखें आपको कितने लोग देख रहे हैं तो जाहिर है ये सारी देखिए उसका ये है कि बुजुर्ग क्यों कहते थे हमारे मुंह से खैर की बात हो। कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है। कई रातों को कई रातों पे फजीलत है, कई नमाजों को कई नमाजों पे फजीलत है। ये जो सातें हैं ये एक दिन में 4 बारी गुजरती हैं, 24 घंटों में 8 बारी गुजरती हैं। तो मैंने अपने लोगों के लिए क्या आसान किया कि जब चाँद सफ़र तय करता हुआ बुर्ज टॉरस के अंदर जाता है, 2 आवर्स होते हैं, वो चाँद थका हारा भी होता है, बेचारे की ग्लो ख़त्म हुई हुई होती है। तो चाँद की बुर्ज टॉरस में एग्जॉल्टेड प्रोसेस चल रहा होता है, चाँद का फेशियल हो रहा होता है, मैनी पेडी हो रही होती है, ग्लो वापस आती है। तो वो जो 2 आवर्स का टाइम है, मैं उसे कहती हूँ कि ये दुआओं की कबूलियत की साथ है, क्योंकि चाँद की वो ओवरऑलिंग चल रही होती है। तो ये सातें दिन में आपके पास बड़ी बार गुजरती हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं ना, हर वक्त खैर की बात करो, मुँह से खैर की बात निकालो। बिल्कुल ठीक है। अब एक कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में, उनकी टीम में आगे आपको बेहतरी क्या बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मुझसे कहा जा रहा था साल के शुरू में, तो मैं कह रही थी जब हम मिड ऑफ जून से आगे सफ़र शुरू करेंगे ना कामरान, अल्लाह इस पेशगोई की इज़्ज़त रखे, क्योंकि मुश्तरी कहाँ जाने लगा है, पाकिस्तान के 5वें घर के अंदर। पाकिस्तान का 5वां घर आर्ट है आपके, जैसे हमारे आज तक हमारा नाम बनाया हमारे सिंगर्स ने, हमारे एक्टर्स ने, हमारे क्रिकेटर्स ने। तो पाकिस्तान अब उस वक्त में एंटर फिर से होने लगा है। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो 92 वाले क्रिकेट का कम बैक आप देखोगे। अच्छा, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वो भी उसी में आती है ना। हमारी इंडस्ट्री होगी, हमारे ड्रामाज होंगे, ये भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सामिया खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के पॉडकास्ट में आई और आपने डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताया। और यही आपका खासा है, यही खासियत है कि आप आम इंसान के लेमैन के लिए अच्छे अल्फाज का, आम अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो समझ के फ़ायदा हासिल करे। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें पाकिस्तानियों को, यूथ को, लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं? बस झूठ ना बोलें। देखिए झूठ रिस्क को खा जाता है। मसलहतन भी ना बोलें, ऐसा भी ना बोलें मैं 5 मिनट से आया, जो लाहौर में मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। अभी मैं इस चौक पे खड़ा हूँ, झूठ जिस दिन माइनस हो गया, देखिए
जापान की लोग क्या तारीफ़ करते हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ कलमा गो नहीं है। जिस दिन झूठ हमारी ज़िंदगियों से माइनस हो गया, देखिएगा रिस्क में कैसे बरकत आएगी, घर घर में रिस्क के अंदर बरकत आएगी। मेरा तो यूनिवर्सल मैसेज, चाहे मुझे आप अभी बुलाएं, 10 साल बाद बुलाएं, कि अगर झूठ ज़िंदगियों से माइनस कर दें, अल्लाह की बड़ी बरकतें आ जाती हैं। सामिया खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के पॉडकास्ट में आई और आपने सबसे बड़ा मैसेज जो पैगाम दिया कि झूठ मत बोलें। झूठ जिस तरह से किसी सिचुएशन को खा जाता है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी की बरकत को भी खा जाता है और आपकी ज़िंदगी में मसाइल को पैदा करता है। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।